ईस्टर्न आर्क, आप किराए से भी कम ईएमआई पर पाएं अपना घर। सहकारिता विभाग की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। देहरादून के अलावा 10 और जिलों में खोले जाएंगे महिला सहकारी बैंक। 33 ऋण मेले का भी होगा आयोजन। ईटीवी की खबर का बड़ा असर। खबर के बाद जागे पुलिस के आला अधिकारी। भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए अभियान शुरू। धान खरीद नीति के खिलाफ राइस मिलर्स की हड़ताल। राइस मिलर्स की मनमानी से किसान परेशान। रुद्रपुर में मंडियों में धान से लदी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां रही खड़ी। 46 साल से लंबित जमरानी बांध बनने की उम्मीदें बढ़ी। यूपी और उत्तराखंड सरकार के बीच होने वाला एमओयू अंतिम चरण में पहुंचा। 26 जनवरी 1976 को हुआ था शिलान्यास। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। सिंचाई व्यवस्था के लिए 579 करोड़ की मांग। छोटे पुलों का भी होगा निर्माण। और मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था जन्म। भारत रत्न और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे कलाम। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में बात ईटीवी की खबर के असर की। खबर देहरादून से है। यहां के नया गांव चौकी पर ट्रकों से अवैध वसूली का मामला, जहां पर जिसको हमने चलाया था, और उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए हैं। आला अधिकारियों ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ईटीवी के पास अवैध वसूली का एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में है। दरअसल दून पुलिस नो एंट्री के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली कर रही है और पुलिस के इस खेल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी के कैमरे में कैद हुई हैं। शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ट्रकों की नो एंट्री होती है। इस दौरान हिमाचल से आने वाले खनिज से लदे सैकड़ों ट्रकों की यहां लंबी लाइन लग जाती है। फिर ओवरलोडिंग और तमाम कारण बताकर चालान और सीज करने का भय दिखाकर शुरू होती है पुलिस की अवैध वसूली की कार्रवाई। तो अहम खबर, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, क्या कुछ अब हरकत में आई है? आला अधिकारी जो हैं पुलिस के, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए तनुज, ये जो पूरा मामला है कि शहर में भीड़ भाड़ न हो या ट्रैफिक में कोई व्यवस्था न हो, इसके लिए नो एंट्री की व्यवस्था की गई है कि 7 से 10 बजे तक जो भारी वाहन है उनको शहर में एंट्री नहीं दी जाती, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलते रहे। लेकिन जो पुलिसकर्मी है, जो चौकियां हैं, वो लगातार इसका दुरुपयोग करती रही हैं, जो कि हमने अपने वीडियो में दिखाया कि किस तरह से वहां पर वो अवैध वसूली हो रही है। हिमाचल से बड़ी संख्या में जो ट्रक हैं, खनिज से लदे ट्रक या भारी वाहन देहरादून आते हैं, देहरादून से हिमाचल के लिए जाते हैं और इन चौकियों पर उनसे लगातार वसूली की जा रही थी। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि 7 से 10 बजे के बीच जो नो एंट्री का समय है, वहां पर 200 से 300 ट्रक कतार में खड़े थे और जब एंट्री का समय हुआ 10 बजे के बाद जब इन ट्रकों को छोड़ा गया तो एक एक करके इनसे वसूली होने लगी और बाकायदा ये बहुत निर्लजता के साथ हम कह सकते हैं कि ये वसूली चल रही थी, क्योंकि आसपास बस्तियां हैं, लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर सुनसान इलाका है। इसके बावजूद खाकी की वर्दी पहने पुलिसकर्मी वहाँ पर वसूली कर रहे थे। इस वीडियो को दिखाने के बाद कल जब हमने इस खबर को फ्लैश किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी देहरादून ने कड़े निर्देश इस बात के रात को ही जारी किए कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकायदा इसके लिए अभियान चलाने की भी बात कही गई है। लेकिन तनुज, ये बड़ा गंभीर विषय है कि इससे पहले भी फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हरिद्वार में 2 छात्र गुटों में मारपीट हो गई है। आपको बता दें, एसएमजेएन पीजी कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव के बाद से ही गुटों में तनातनी चल रही थी।
आबकारी एवं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने मसूरी के एक प्राइवेट स्कूल के वार्षिक समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में शराब के ओवर रेट की लगातार शिकायत मिल रही है। अधिकारियों को ओवर रेट बेचने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिन भी स्थानों पर हमको शिकायत मिलती है उस पे हम बाकायदा उसका निरीक्षण करते हैं और उसके लिए हमने अपने कानून में प्रावधान कर लिया है इस बार कि हम पहले बार अगर कोई गलती करता हुआ पाता है तो 5,000 का चालान करते हैं, उसके बाद दूसरी बार 10,000, तीसरी बार 50,000, चौथी बार 1 लाख और 5वीं बार 2 लाख का चालान होता है और छठी बार अगर उसकी गलती पकड़ी जाती है तो लाइसेंस निरस्त होता है और दोबारा कभी वो जो है इसके लिए लाइसेंस लेने के लिए अधिकारी नहीं रहता। सरकार की धान खरीद नीति के विरोध करते हुए उधम सिंह नगर में राइस मिलर्स ने किसानों का धान नहीं खरीदा। राइस मिलर्स की मनमानी के विरोध में रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज समेत जिलों की सभी कृषि मंडियों में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। उधर धान की खरीद न होने से जिले की सभी कृषि मंडियों में धान से लदी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी रहीं। राइस मिलर द्वारा बिना सूचना के हड़ताल पर चले जाने से जो रुद्रपुर की मंडी में प्रतिदिन 150 से 200 ट्राली धान की किसान आवक लेकर आता है, उसके सामने संकट खड़ा हो गया है कि क्योंकि उसकी धान की खरीद नहीं कर रहा। आड़तिया के माध्यम से राइस मिलर में धान जाता था और राइस मिल ने हाथ खड़े कर दिए। सुनियोजित तरीके से, मनमानी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने हड़ताल की है। अगर राइस मिलर को हड़ताल पर जाना भी था तो उन्हें कम से कम 2 दिन की सूचना देनी चाहिए थी कि हम फलां तारीख को हड़ताल पे जाएंगे, तो किसान अपनी धान की फसल को मंडी में लेकर नहीं आता। लेकिन अब स्थिति यह है कि जो धान मंडी में आया हुआ है वो नमी का धान है, वो ज्यादा समय नहीं रुक सकता और वो ज्यादा समय रुकेगा तो वो खराब होने की स्थिति है। देहरादून विधानसभा में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि किसान कल्याण योजना के तहत आने वाले दिनों में 33 ऋण मेले आयोजित किए जाएंगे। साथ ही देहरादून के अलावा 10 और जिलों में भी महिला सहकारी बैंक खोले जाएंगे। हालांकि रुद्रप्रयाग और चंपावत में फिलहाल बैंक नहीं खुलेंगे। 30 दिसंबर तक हम जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता सहभागिता योजना है उसके 32 स्थानों पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ऋण मेले लगाएंगे जो हम 1-1 लाख रुपए 2% में अपने किसानों को देने वाले हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून, ये 4 स्थानों में और पहाड़ में अल्मोड़ा, 5 स्थानों में माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार के कोई ना कोई मंत्री हम बुला रहे हैं और 10-10 हज़ार लोगों के यहाँ ऋण मेले लगाने वाले हैं। दूसरा, हमने कहा था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक महिला बैंक खोलेंगे, तो एक लॉन्चिंग हो गई है देहरादून की और 10 बैंक हम 14 जनवरी तक खोल देंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज यानी 21 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने में अभी 1 सप्ताह का समय बाकी है, लेकिन यमुनोत्री धाम के आखिरी सड़क पड़ाव जानकी चट्टी में अभी से ही सन्नाटा छाना शुरू हो गया है। यात्रा काल में रोजगार को आए व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने शुरू कर दिए हैं। यमुनोत्री धाम का जो अंतिम पड़ाव है, सड़क पड़ाव जानकी चट्टी में, यहाँ पूरा सुनसान यहाँ पे दिख रहा है। चलिए व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। संदीप भाई, ये बताइए कि सुनसान पूरा दिख रहा है यहाँ जानकी चट्टी, कारण क्या क्या है इसमें? यहाँ पर यह है कि अधिकतर जो यहाँ पर जो व्यवसायिक लोग हैं वो बाहर से आते हैं। जैसे आपने बड़कोट क्षेत्र से, उत्तरकाशी से, यहाँ तक कि देहरादून आदि अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर जो लोग व्यवसाय करने आते हैं। और क्योंकि यात्रा अब अंतिम चरण में है, कपाट बंद होने वाले हैं भैया दूज को माँ यमुना जी के, और अब अपना यहाँ पर क्योंकि यात्रा भी अब कम हो गई है, अब सब अपने अपने गंतव्य को जानने के लिए लोग आतुर हैं, क्योंकि 6 महीने की लोगों ने यहाँ पर सेवाएं दी है। और निश्चित रूप जो यहाँ पर जो व्यवसायिक हैं, इस वर्ष की आपदा के जो बाद इस वर्ष बहुत अच्छी यात्रा यहाँ पर चली। और जो यहाँ के जो हम लोग जो व्यवसायिक हैं, चाहे होटल व्यवसायिक हैं, ढाबे वाले हैं, घोड़े खच्चर डंडी करने वाले, सभी लोग इस वर्ष की यात्रा से बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा लोगों को इस समय लाभ मिला है।
बिल्कुल, इस बार की यात्रा वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक रही है और 2013 के बाद यानी कि जो आपदा का जो भय था वो कहीं ना कहीं इस बार की यात्रा ने वो खत्म कर दिया है और व्यापारी इससे खुश भी हैं। चलिए हम जो जानकी चट्टी में चौकी इंचार्ज हैं, पूरे 6 महीने तक उन्होंने यहाँ पर यात्रा को देखा है और अपनी यहाँ पे सेवाएं दी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये बताइए कि 6 महीने का जो ये अंतराल रहा है यात्रा का, पहले में और अब में आपने कितना अंतर देखा? 2013 के बाद, आपदा के बाद ये काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए और इस समय ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है। 21 तारीख को भैया दूज है, उसी दिन माँ यमुना के कपाट बंद हो जाएंगे और बहुत अच्छी पीसफुल यात्रा रही है। बढ़ते आगे त्योहारों को देखते हुए देहरादून रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं ट्रेनों के लेट होने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसलिए रेलवे ने दीपावली के मद्देनजर हरिद्वार से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, जो कि अप डाउन रहेंगी। आपको बता दें कि देहरादून रेलवे स्टेशन से 14 ट्रेनों का संचालन होता है, लेकिन देहरादून से कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। जबकि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक सभी ट्रेनों की जनरल बोगियों में भी यात्रियों की भारी भीड़ रहेगी। वहीं बस स्टेशनों पर भी भारी भीड़ दिख रही है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने भी कमर कस ली है और शहर भर के भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाजारों में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी पुलिस की पैनी नजर रखी हुई है। आपको बता दें कि जिसके चलते पुलिस आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग कर संदिग्ध स्टेशन है जहां पर पुलिस फोर्स जो है लगा यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाए हुए ताकि किसी भी तरीके के मद्देनजर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन सहित बस स्टैंड, तमाम ऐसे वो स्थान है जहां पर भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है जहां पर पुलिस फोर्स जो है लगातार यहां पर चेकिंग अभियान चलाए हुए ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधियां ना हो सके, तरीके से कोई सक्रिय ना हो सके। तो तमाम इस तरीके की जो संभावना है, उन संभावनाओं को निष्क्रिय करने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। पूरे शहर भर में ये जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे साफ तौर पे ये भी देखा सकता है कि पुलिस से मुस्तैद है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत के साथ अवनीश पाल, ETV न्यूज़, देहरादून। सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? त्योहार है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं? इंतजामात सरकार की तरफ से होने चाहिए था, वैसे नहीं नजर आ रहे हैं और जो यात्री हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। और आज सुबह से ही यदि हम देहरादून के रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, तो यात्री जो हैं उनसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन गुलजार नजर आ रहा है। क्योंकि दीपावली का समय है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने परिजनों के साथ दीपावली के पावन पर्व को मनाए। ऐसे में जो ट्रेन है उनमें 1 माह पहले से ही रिजर्वेशन होना शुरू हो गया था और आज की तादाद में सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं और अब लोगों के पास एक ही सहारा बचा है, वो है जनरल बोगियों में सफ़र करने का। और हर कोई चाहता है कि उसको जगह मिले और वो जाए, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। यही हालात जो हैं वो बसों के भी हैं। बसों की फ्रिक्वेंसी ज़रूर बढ़ा दी गई है, लेकिन जो यात्री हैं उनको राहत नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं परेशानी उनके सामने आ रही है। यात्री कैसा महसूस कर रहे हैं, हम यात्रियों से बात कर लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि दीपावली का समय है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो अपने परिजनों के साथ दीपावली मनाए। हालात क्या है, कितनी परेशानी आप फेस कर रहे हैं? एक्चुअली दीपावली के साथ साथ बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ भी है और काफ़ी संख्या में यात्री छठ के लिए भी जाते हैं और स्पेशल ट्रेनें देहरादून से चलनी चाहिए, लेकिन एक भी ट्रेन स्पेशल यहाँ से नहीं चल रही है। और अन्य राज्यों में भी लोग दिवाली मनाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रात भर यहाँ सो के 4-4 दिन से टिकट के लिए खड़े हैं लाइन में, लेकिन 11 बजे जैसे ही स्लीपर का काउंटर खुलता है, 11:01 पर सारा टिकट खत्म हो जाता है और हम लोग फिर अगले दिन लाइन में लग जाते हैं। हालात क्या है समझा जा सकता है, जिस तरह से यात्री बयां कर रहे हैं, औरों की राय जान लेते हैं। आप बताइए किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? बहुत दिक्कत है भाई, बहुत। हम लोग 3-4 दिन से डेली आ रहे हैं, है ना, डेली आ रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिल रही। 2-3 के बाद बुकिंग फुल हो जा रही है।
तो बहुत दिक्कत हो रही है। और दीपावली का पर्व है, इसमें हम लोग छठ के लिए बाहर जा रहे हैं, है ना। गाड़ी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, लोकल बोगी में जाना मुश्किल है। अब कैसे जाएं ये सोचने का विषय है। तो समझा जा सकता है कि जो तमाम यात्री हैं उनकी स्थिति क्या है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं, जो इंतजामात हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। दावे जरूर किए जाते हैं प्रशासनिक अमले के जरिए कि वो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इंतजामात जो हकीकत में है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो दीपावली का पर्व है उससे पहले चाहे वो ट्रेन की हालात हों, चाहे वो बसों के हालात हों, चाहे वो व्यवस्थाओं की बात हो, सब के सब नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। सोनू सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, सोनू सिंह हमारे संवाददाता बता रहे थे त्योहार है और यात्री जो हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ गई है। यात्रियों से भी उन्होंने बात की है, कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई है, ये कहना यात्रियों का। खबर रुद्रप्रयाग से है। बीती रात कलियासौड़ के पास हुआ हादसा, खाली सिलेंडरों से भरा ट्रक गिरा है अलकनंदा में। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जा रहा था खाली सिलेंडरों का ट्रक, हादसे में ट्रक चालक हुआ लापता, पुलिस का रेस्क्यू जारी है। खबर रुद्रप्रयाग से है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर। बीती रात कलियासौड़ के पास हादसा हुआ है, खाली सिलेंडरों से भरा ट्रक गिरा है अलकनंदा में। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जा रहा था खाली सिलेंडरों का ट्रक, हादसे में ट्रक चालक लापता है, पुलिस का रेस्क्यू जारी है। पिछले 46 साल से लंबित जमरानी बांध के बनने की उम्मीदें तेज हो गई हैं, क्योंकि मामला एमओयू के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। क्या है आखिर पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नैनीताल से लेकर उधम सिंह नगर और फिर यूपी के बरेली तक के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सालों से लंबित जमरानी बांध प्रोजेक्ट अब जल्द शुरू होने वाला है। इससे इन इलाकों में पीने से लेकर सिंचाई तक के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। प्रोजेक्ट को लेकर उत्तराखंड सरकार ने यूपी सरकार को एमओयू भेजा था, जिसको यूपी सरकार ने स्वीकार करने के संकेत दिए हैं। सजेशंस थे उनके कि उस तरह के अमेंडमेंट्स और कर दें, तो उसको चेंज करने के बाद संशोधित प्रारूप भी उसका जो है ना अभी 15 सितंबर को प्रमुख सचिव सिंचाई ने अपने लेटर से प्रमुख सचिव सिंचाई यूपी को भेज दिया है, और संभवतः अगले कुछ समय में जो है ये एमओयू साइन हो जाएगा। दरअसल जमरानी बांध का प्रस्ताव 1971 में बना था और 26 फरवरी 1976 को बांध का शिलान्यास भी हो गया था। केसी पंत और एनटी तिवारी ने मिलकर बांध का शिलान्यास किया था, और इतने सालों बाद ये पहला मौका है जब यूपी सरकार ने बांध को लेकर कोई सकारात्मक रुख दिखाया हो। ये मैं पूरी फॉरेस्ट से इसकी मैंने क्लियरेंस पहले 1.5 साल पहले कर ली थी। यूपी वाले से एमओयू उनका नहीं हो पा रहा है। इस बार मैंने अभी 3 दिन पहले माननीय गडकरी जी से मिला हूँ, जो इसके मंत्री हैं। अब मैंने उनसे कहा है, उन्होंने कहा कि मैं दोनों प्रदेशों को बुलाऊंगा और इसका जल्दी हल निकालूंगा। हालांकि कोश्यारी जी का ये दावा कोई नया नहीं है। उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का दावा किया था, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार का वादा और दावा हवा हवाई न हो जाए, बल्कि हकीकत में भी बदले। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, ईटीवी न्यूज, नैनीताल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com पर लॉगिन करना ना भूलें।